हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ, बस ये टॉपिक रह गया था। तो आज हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी कन्फ्यूज़न इस टॉपिक से नहीं रहेगा और आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सही आंसर टिक करके आएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक जितने मैंने टॉपिक कराए हैं बिना बोर्ड के स्लाइड के थ्रू कराए हैं, लेकिन अब जितने भी टॉपिक कराऊंगा मैं सब बोर्ड पे कराऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। तो सबसे पहले आपको समझना होगा आवर्त गति कौन सी होती है। तो कह सकते हैं कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है और एक निश्चित समयांतराल बाद एक निश्चित बिंदु को बार बार दोहरा रही है तो उसकी गति को हम कह सकते हैं कि कौन सी गति है, सरल आवर्त गति। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समयांतराल बाद एक निश्चित बिंदु को दोहराती है। तो इस तरह की गति, वस्तु की गति को क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे घड़ी की सुइयों की गति। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसे एक निश्चित बिंदु मान लूं तो घड़ी की सुई 12 घंटे बाद क्या होगी, इसी बिंदु को रिपीट करेगी यानी कि दोहराएगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हमारा सरल आवर्त गति का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे सन, ये हमारा सन है और इसके और चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, आवर्त गति का। जैसे झूला झूलते हुए बच्चे की गति, अगर कोई बच्चा मान लो इस तरीके से झूला झूल रहा है तो झूला इस ओर जाएगा फिर इस ओर जाएगा, तो ये गति किस तरह की गति कहलाएगी, आवर्त गति, क्योंकि एक निश्चित बिंदु को एक निश्चित समयांतराल बाद क्या कर रही है, दोहरा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटरी यानी कि वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। अब ये क्या होता है, तो आवर्त गति और ऑसिलेटरी मोशन में आप डिफरेंस भी समझें। तो इसमें क्या होता है, साम्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपनिक गति, या कह सकते हैं दोलनी गति। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करती हुई वस्तु की गति। इसे हम क्या कहेंगे, वस्तु कैसी गति कर रही है, दोलनी गति कर रही है या कंपनीय गति कर रही है। कहने का मकसद ये है, अगर आपके सामने मैं एक इस तरह का फिगर बना देता हूँ, और यहाँ से मैं किसी पिंड की गति करा देता हूँ, तो पिंड पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। इस साम्य स्थिति किसकी क्या है, बीच में है। तो इस तरह की गति कौन सी गति कहलाएगी, ये इस तरह की गति कहलाएगी दोलनी या कंपनीय गति। तो इसका एक उदाहरण और आप देख सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। अगर आपके सामने कोई स्प्रिंग लटका है, अगर आप स्प्रिंग को थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे नीचे की ओर, तब स्प्रिंग की गति किस तरह की गति होगी, इस तरह की, यानी कि इर्द गिर्द ऊपर नीचे। तो ये कौन सी गति कहलाएगी, ये भी हमारी कैसी कौन सी गति कहलाएगी, दोलनीय कंपनी गति। तो जितनी भी आवर्त गति होती है, जितनी भी
आवर्त गति होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि दोलनीय या कंपनी गति हो, लेकिन जितनी दोलनीय या कंपनी गति होती हैं सारी कौन सी गति होती हैं? आवर्त गति। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आवर्त गति है या नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हैं ये आवर्त गति है, क्योंकि ये आवर्त गति की कंडीशन सारी फॉलो कर रही है। और आवर्त गति के साथ साथ ये कौन सी गति है? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, दोलनीय या कंपनी गति। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। दोलन या एक कंपन क्या होता है? फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु अगर कौन सी गति कर रही है, दोलनी गति या कंपनी गति कर रही है, तो उसके लिए एक दोलन या एक कंपन क्या होता है? मान लो हमारी एक वस्तु है, ये इसकी क्या है? साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था से अगर हम इसे विस्थापित करते हैं तो ये इस ओर जाती है, और वापस ये अपनी साम्यावस्था को दोहराते हुए दोबारा इस ओर जाती है। इसी तरीके से ये वापस आ जाना, तो ये क्या कहलाएगी? इसने एक दोलन पूरा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एक दोलन कितना होता है कि वस्तु साम्यावस्था से पहले एक और अधिकतम विस्थापित होती है, फिर अपनी साम्यावस्था में वापस आती है और दोबारा विस्थापित होती है अधिकतम, उसके बाद माध्य अवस्था यानी साम्यावस्था में वापस आ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक दोलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड की। अब टाइम पीरियड क्या होता है? तो एक दोलन पूरा करने में अगर वस्तु को जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु का आवर्तकाल। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, वस्तु को एक दोलन कह सकते हैं, कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इसे हम किससे? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवृत्ति के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब ये क्या होता है? तो एक सेकंड में वस्तु द्वारा किए गए दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो कह सकते हैं एक सेकंड में वस्तु द्वारा किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, आवर्तकाल और आवृत्ति में आप संबंध ध्यान रखें। आवृत्ति एन बराबर होती है किसके? 1/t के, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है? अगर हम 2π में आवृत्ति का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? कोणीय आवृत्ति। तो इसे हम लिख सकते हैं 2πn। तो क्या होता है ये? कोणीय आवृत्ति। इसे हम आवर्तकाल के टर्म में किस तरह से लिखेंगे? तो आप सभी जानते हैं n क्या होता है? 1/t। तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2π/t। तो आपको इन दोनों रिलेशन को ध्यान रखना है, इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स
यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे प्रत्यानयन बल। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु अगर दोलनी या कंपनी गति कर रही है, एक आवर्त गति कर रही है, तब वो क्या होगा, एक ऐसा बल होगा जो उसे अपनी साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा। तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगर वस्तु साम्यावस्था में है तो प्रत्यानयन बल शून्य है, क्योंकि वो साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता, वस्तु ऑलरेडी साम्यावस्था में है। तो कह सकते हैं वो बल जो वस्तु को साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करता है, तो क्या कहलाता है ये, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, इसी की डेफिनेशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दोस्तों एक आता है आयाम, यानी कि इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये क्या होता है, तो किसी वस्तु की साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, आयाम। तो कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। मान लो ये वस्तु है कोई हमारी इस तरह से, और इसकी क्या है, साम्यावस्था है। अब मैंने इसे इस साइड से थोड़ा सा पुश किया तो इस ओर ले गई, और ये इधर वापस आई, फिर इस साइड चली गई। तो इस विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, अधिकतम विस्थापन को आयाम। ये भी हमारा क्या होगा, आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। आप इसको भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति की यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति, सरल आवर्त गति। मान लो एक वस्तु है, एक सीधी लाइन में ये गति कर रही है, ये इसका क्या है, कह सकते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या साम्य अवस्था। तो वस्तु इस साइड जा रही है और वापस अपने इस पॉइंट को रिपीट कर रही है, तो वस्तु की ये पॉइंट कहलाता है मीन पोजीशन यानी कि साम्य अवस्था। और इसे हम कहते हैं, कह सकते हैं इसे माध्यावस्था कह सकते हैं या साम्य अवस्था कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, सरल आवर्त गति में वस्तु पे जो वस्तु का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। तो वस्तु पर लगने वाला त्वरण क्या होगा, उसके विस्थापन के समानुपाती। अगर हमारा त्वरण पॉजिटिव होगा तो हमारा विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हमारा त्वरण नेगेटिव है तो हमारा विस्थापन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं विस्थापन किसके समानुपाती है, त्वरण के। हम जानते हैं लेकिन बल कितना होता है, F बराबर ma। तो m क्या है, m कांस्टेंट है, ये इक्वेशन 1 मान लो पहले। m क्या है, कांस्टेंट है, तब हमारा बल किसके समानुपाती होगा, त्वरण के। तब इक्वेशन 1 से यानी कि समीकरण 1 से हम क्या ले सकते हैं, त्वरण किसके समानुपाती है, विस्थापन के। तो बल के समानुपाती कौन होगा, विस्थापन। तब जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। तब हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है c। हमारी इक्वेशन आ जाती है F बराबर cx। तो c क्या है हमारा, c हमारा एक कांस्टेंट है। अगर हम स्प्रिंग के लिए लिखते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, F बराबर माइनस kx। k क्या है हमारा, स्प्रिंग नियतांक यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन यहाँ से आती है।
तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल कह सकते हैं साधारण पेंडुलम। अब ये क्या होता है, एक लंबी डोरी जिसकी लंबाई पेंडुलम लटकाने पर बढ़ती नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम। मान लीजिए कि इस तरह का अरेंजमेंट मान सकते हैं, ये लंबाई की कोई ढमाई डोरी है और इससे हमने एक भार लटका दिया है, इसकी लंबाई एल है। दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम इसे पेंडुलम लटका रहे हैं तो इसकी लंबाई में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मान लो मैंने इसे थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, इसे थोड़ा सा पुश कर दिया, तब क्या होगा, इसकी पेंडुलम की गति किस तरह की गति कहलाएगी, ये भी एक सरल आवर्त गति करेगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो पहले ये इस साइड जाएगा और वापस यहाँ आएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इसकी ये माध्य स्थिति हो गई। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी माध्य स्थिति पे कुछ कंडीशन है। आपसे त्वरण पूछ लेगा कि माध्य स्थिति से गुजरने के बाद पेंडुलम का त्वरण कितना होता है, आपसे एक्सेलरेशन पूछता है और आपसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछता है। तो आपको सारे पॉइंट ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति को आप मान सकते हैं ओ, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। तो बात करते हैं माध्य स्थिति पर। आपको ये ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माध्य स्थिति पर, जब माध्य स्थिति से हमारा कोई पेंडुलम गुजरता है तो उस टाइम प्रत्यानयन बल कितना होता है। तो माध्य स्थिति से गुजरा है तो उस टाइम प्रत्यानयन बल क्या है, 0। और त्वरण कितना होगा, जब हमारा बल 0 है तो हमारा त्वरण भी 0 होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी माध्य स्थिति में 0 होगी। तो आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ें फोर्स, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, और उसका वेग कितना होगा, वेग भी मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो वेग भी अधिकतम होगा। तो आपको ये सारे पॉइंट माध्य स्थिति पर ध्यान रखना है, इसे लेकर भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब वस्तु अंत स्थिति से, कह सकते हैं इसे अंत स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन। तो कह सकते हैं अंत स्थिति से अंत स्थिति से गुजरने वाली होती वस्तु, यानी यहाँ से इधर की ओर चलने ही वाली होती है, या कह सकते हैं इस पॉइंट से इधर की ओर चलने वाली होती है। तब इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में जो हमारा बल होगा वो मैक्सिमम होगा, और हमारा त्वरण, जब बल मैक्सिमम है तो हमारा त्वरण भी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होगा। और इस टाइम हमारी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये भी मैक्सिमम होगी। और जितनी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। और वेग की बात करते हैं, जब काइनेटिक ऊर्जा 0 है तो हमारा वेग भी 0 होगा।
तो ये दोनों पोजीशन, दोनों स्थितियां आपको ध्यान रखना है। कब की स्थिति है? जब वस्तु माध्य स्थिति से गुजरी है, जस्ट गुजरी है, और अंत स्थिति से जब गुजरेगी तो ये कंडीशन होंगी। तो आपको सारे पॉइंट ध्यान रखना है, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है T=2π√L/G। तो इसका आवर्तकाल होता है, L क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ हिंदी में कह सकते हैं प्रभावी लंबाई, और G हमारा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसे लेकर भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आवर्तकाल किसके समानुपाती होता है? कह सकते हैं लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसे लेकर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि झूले पर बैठी एक लड़की अचानक खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ईजिली यहाँ से दे सकते हैं। अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रभावी लंबाई कम होगी तो उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है, यानी आवर्तकाल पहले ज़्यादा था, अब आवर्तकाल कम हो गया है। नेक्स्ट, अगर एक पॉइंट और आता है, गुरुत्वीय त्वरण कम होने पर। अब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं हमारा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, लेकिन T किसके समानुपाती होता है? √G के। ये कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि झूले पर अगर एक लड़की झूला झूल रही है, अगर दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आवर्तकाल का द्रव्यमान, आवर्तकाल का द्रव्यमान पर, द्रव्यमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर एक लड़की झूला झूल रही है या 10 लड़की झूला झूल रही है तो उसके द्रव्यमान पर, उसके आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए भारहीनता की स्थिति में, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जब हमारा शून्य हो जाता है तब आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब आवर्तकाल हमारा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घड़ी की सुइयों के बारे में। उसका आवर्तकाल पर गर्मी और जाड़े का क्या असर पड़ता है? बात करते हैं सबसे पहले गर्मी की। गर्मी से घड़ी की सुइयों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? घड़ी की सुइयों की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है? लंबाई बढ़ जाती है। अगर लंबाई बढ़ जाएगी तब क्या होगा? आवर्तकाल भी उसका बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं घड़ी कैसी हो जाएगी? घड़ी कैसी हो जाएगी? सुस्त, यानी वो धीरे धीरे अपने टाइम पीरियड को पूरा करेगी। अब बात करते हैं जाड़ों की। तो जाड़ों में घड़ी की सुइयों पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी की सुइयां सिकुड़ जाती हैं, यानी कि उनकी लंबाई कम हो जाती है। तब आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल हमारा कम हो जाएगा, यानी कि जो चक्कर अगर 1 घंटे में पूरी कर रहा था अब पहले करेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? हमारी तेज हो जाएगी। तो इसे लेकर भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, इनका कहाँ से किस तरीके से संबंध निकल के आता है, और इससे अगर आप इस संबंध को समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं।
एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है किसी घड़ी को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, पृथ्वी का त्वरण का चंद्रमा पर त्वरण कितना होता है, G/6, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तब उसका आवर्तकाल और जी में संबंध क्या होता है, आपको ध्यान रखना है उल्टे का, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, T हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए अगर किसी घड़ी को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यानी कि अगर उसका आवर्तकाल 1 घंटा, मैं बता रहा हूँ 1 घंटा अगर है और अगर चंद्रमा पर ले गए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा, यानी 1 घंटे से ज़्यादा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। फ्रेंड्स, जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है मैंने सारा आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपको बता चुका हूँ। अगर आपका कोई भी अब क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अच्छे से 1 से 2 बार इस लेक्चर को ज़रूर देख लें जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। और मैं इसी तरह से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मुझसे अगर आपका किसी भी टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।